डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम सबसे बड़े सवाल से करेंगे। सवाल ये कि अमेरिका जंग के बीच मिडिल ईस्ट से भागने वाला है या ईरान पर परमाणु हमला करने वाला है। मित्रों, यूएन से परमाणु हमले का एक पेपर आया है जिसे हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खाड़ी का मैदान छोड़ने का मन बना चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 32 दिन हो गए हैं। जिस ईरान को ट्रंप ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाया, वो उनकी गले की हड्डी बन चुका है। ईरान वॉर में ट्रंप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से उनके पास दो ही विकल्प हैं। एक, या तो वो अब ईरान पर एटम बम गिराएंगे या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को छोड़कर भाग जाएंगे। यही कारण है कि ईरान को लेकर वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और वहां पर असल में क्या हो रहा है, इसमें बहुत ही फर्क है। चीन के प्रसिद्ध विद्वान और सैन्य रणनीतिकार सन त्सू ने कहा था कि युद्ध में वही विजयी होगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। विश्व प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार की ये बात शायद ट्रंप को समझ आ गई होगी। इसीलिए ईरान को बर्बाद करने की शपथ लेने वाले ट्रंप अब ईरान वॉर को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ईरान पर हमले के 32 दिन बाद अचानक क्यों ट्रंप युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं? क्या जिस उद्देश्य से ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था वो पूरा हो गया है, या फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बढ़ते टशन ने ट्रंप को खाड़ी का मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये जो टेंशन है, ये वो नए सवाल हैं जिन्हें आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। और इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान पर हुए अमेरिकी हमले की तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका ने आज यहां 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। यह हमला कितना विध्वंसक था, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को निशाना बनाया गया। इस हमले का वीडियो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। आप समझ सकते हैं ट्रंप इसे कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ईरान की तबाही का वीडियो शेयर करने के बाद ट्रंप अब दूसरी ओर शांति की बात भी कर रहे हैं। ईरान अमेरिका से शांति वार्ता से इनकार कर रहा है, लेकिन ट्रंप अपना मन पक्का कर चुके हैं। वो प्लान बना चुके हैं कि जल्द ही ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई बंद होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार हैं। हॉर्मुज के बंद रहने पर ट्रंप भी ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज को खोलने की जिम्मेदारी अन्य देशों पर है। अमेरिका इसे अकेले संभालना नहीं चाहता। ट्रंप ने आज औपचारिक तौर पर इसके संकेत भी दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जो देश ईरान वॉर में अमेरिका के साथ शामिल नहीं है, उन्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और हॉर्मुज पर कब्जा कर लेना चाहिए। यानी ट्रंप अपने यूरोपीय सहयोगियों से कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज पर कब्जा कर लें, अमेरिका के भरोसे न रहें। ये एक बड़ा संकेत है। ये ईरान पर ट्रंप का बड़ा रणनीतिक बदलाव है, क्योंकि अब तक ट्रंप कह रहे थे जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता, मिसाइल कार्यक्रम को बंद नहीं करता और हॉर्मुज से जहाजों की निर्बाध आवाजाही शुरू नहीं होती, तब तक ईरान पर बमबारी रुकेगी नहीं। लेकिन अब ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि हॉर्मुज बंद है, तब भी अमेरिका ईरान पर हमले रोक सकता है। सवाल यह है, अचानक ट्रंप की रणनीति में बदलाव क्यों हुआ है? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि हमें कभी डर के कारण बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बातचीत करने से कभी डरना भी नहीं चाहिए। सवाल यह है कि जब ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहा, ईरान ने ट्रंप के 15 पॉइंट एजेंडा को मानने से इनकार कर दिया, तब आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के संकेत दे रहे हैं? मित्रों, ट्रंप के इस एग्जिट प्लान को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। ईरान पर ट्रंप के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को समझने के लिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक कारण। इसका कनेक्शन अमेरिका की अर्थव्यवस्था से है। दूसरी बड़ी वजह है सैन्य संसाधन। इसका संबंध ईरान के प्रतिरोध और अमेरिका की रक्षा तैयारियों से। और तीसरा बिंदु है कूटनीति। इसका कनेक्शन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों की नाराजगी से है। मित्रों, अब हम एक एक करके उन कारणों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से ट्रंप 32 दिन बाद ईरान युद्ध से बाहर निकलने का मन बना चुके हैं और इसके संकेत दे रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि और समस्याओं की शुरुआत है। ईरान पर हमले के 32 दिन में ट्रंप को यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है, ये लड़ाई उनके लिए नई समस्याओं की शुरुआत है। ये समस्याएं छोटी नहीं है। ट्रंप अगर जंग जारी रखें और ईरान को हरा भी दें, तब भी इन समस्याओं से वो नहीं जीत पाएंगे। समझिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वो युद्ध में रोज करीब 94 अरब 40 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 94 अरब 40 लाख करोड़ रुपए, ये रकम भूटान के सालाना बजट का 70% हिस्सा है।
32 दिन की लड़ाई में अमेरिका 3,01,600 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इतने पैसे से अमेरिका में कैंसर, अल्जाइमर या नई बीमारियों पर रिसर्च को कई सालों तक फंड किया जा सकता है। वॉर के लिए पेंटागन ने 18,85,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मित्रों, इतने पैसे में 1 करोड़ अमेरिकियों को 10 साल के लिए हेल्थ बीमा कवरेज मिल सकता है। 4 करोड़ अमेरिकी बच्चों को 2 साल मुफ्त कम्युनिटी कॉलेज शिक्षा मिल सकती है। ट्रंप विरोधी यही सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, आखिर इतना महंगा युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है? ईरान युद्ध से अमेरिका में तेल के दाम में करीब 58% तक बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में इस वक्त पेट्रोल सितंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका में एक महीने में 10,000 नौकरियां चली गई हैं। महंगे तेल के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का जोखिम 30% तक बढ़ गया है। आने वाले महीनों में बेरोजगारी दर 4.4% से बढ़कर 4.6% तक होने की आशंका है। हॉर्मुज बंद होने के कारण अमेरिका में उर्वरक की कीमत 25% तक बढ़ गई है। इससे अमेरिकी किसान परेशान हैं। युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका का आर्थिक नुकसान और बढ़ेगा। तेल के दाम और ऊपर जाएंगे। नुकसान सिर्फ युद्ध के खर्च के तौर पर नहीं होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो सकती है। महंगाई, बेरोजगारी से अमेरिकी नागरिकों की दुश्वारियां बढ़ेंगी। नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं। ऐसे में ट्रंप को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर राजनयिक दबाव डालकर अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। और इसीलिए ट्रंप की प्रवक्ता कह रही हैं कि अरब देशों को युद्ध का खर्च देना होगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से लड़े अमेरिका और लड़ाई में होने वाले नुकसान की भरपाई करें सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। तब ट्रंप को उम्मीद थी कि वो 4 से 6 हफ्ते में ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देंगे। लेकिन जंग के 5 हफ्ते गुजरने और टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी ईरान घुटने टेकने के मूड में नहीं है। इसलिए ट्रंप अब अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर है। मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि युद्ध जीतना काफी नहीं है, शांति को व्यवस्थित करना अधिक महत्वपूर्ण है। 32 दिन में ट्रंप अब समझ गए हैं कि युद्ध जीतना शायद आसान नहीं है, इसलिए वो शांति चाहते हैं। इसके पीछे ईरान का मजबूत प्रतिरोध और अमेरिका की घटती सैन्य क्षमता भी है। मित्रों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक अमेरिका ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी 2400 इंटरसेप्ट मिसाइल्स दाग चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास युद्ध शुरू होने से पहले 2800 इंटरसेप्ट मिसाइल्स का भंडार था। यानी अमेरिका अपने मिसाइल भंडार का 85% स्टॉक खत्म कर चुका है। जून 2025 में ईरान पर हुए 12 दिन के हमले में अमेरिका ने अपने थर्ड इंटरसेप्टर स्टॉक का 30% खर्च कर दिया था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अरब देशों की मिसाइलों का स्टॉक भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ईरान के शुरुआती अटैक से बचने के लिए अरब देशों ने 800 PAC-3 MSE मिसाइल्स दागी थी। लॉकहीड मार्टिन एक साल में सिर्फ 600 PAC-3 MSE बना पाती है। समझिए, एक साल में जितनी मिसाइलों का प्रोडक्शन होगा, उससे ज्यादा मिसाइल ये देश अब तक दाग चुके हैं। यानी सप्लाई नहीं है और स्टॉक खत्म हो चुका है। जाहिर है, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के पास अब बचाव की क्षमता सीमित रह गई है। वहीं ईरान ने अभी अपनी विध्वंसक मिसाइलें स्टॉक से निकालनी शुरू की हैं। अमेरिका ने पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेजने को कहा था, लेकिन पोलैंड ने साफ साफ इनकार कर दिया। यानी अगर युद्ध जारी रहा तो मिडिल ईस्ट में तबाही और बढ़ेगी। अपनी इन सैन्य क्षमताओं के आकलन के बाद ही ट्रंप अब ईरान पर सैन्य हमला रोकने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विध्वंसक बमबारी के बाद भी ईरान रोज मिसाइल दाग रहा है। एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान के पास अभी 75% मिसाइलें बाकी हैं। यानी लड़ाई जारी रही तो और नुकसान होगा। डीएनए मित्रों, ट्रंप आर्थिक और सैन्य कारणों से ईरान वॉर से बाहर निकलने का मन बना रहे हैं, लेकिन उनके मिडिल ईस्ट के सहयोगी ऐसा नहीं चाहते। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे देशों ने ट्रंप से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखें। यानी ईरान पर अब ट्रंप और उनके मिडिल ईस्ट के सहयोगियों के बीच भी एकजुटता नहीं है। ट्रंप इसलिए भी जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकलना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश खुद को अमेरिका से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल ईरान वॉर के बीच सऊदी अरब ने यूक्रेन से रक्षा समझौता किया है। इस समझौते पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। जवाब में सऊदी अरब ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान से उसकी रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रहा है, इसीलिए सऊदी अरब ने यूक्रेन से समझौता किया है।
सऊदी अरब की नाराजगी की वजह अब समझ लीजिए। ईरान ने सऊदी अरब के RAS टैनुआरा तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक किया। यहां 7 लाख बैरल तेल रोज प्रोसेस होता है। अमेरिका ईरान के हमले से सऊदी अरब को नहीं बचा पाया। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया। यह एयरबेस सऊदी अरब ने अमेरिका को इस्तेमाल के लिए दिया था। अमेरिका इस एयरबेस को भी ईरान से हमले से सुरक्षित नहीं रख पाया। मित्रों, 32 दिन की लड़ाई में ईरान के 100 में से 60 हमले मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सहयोग कर रहे देशों पर हुए। इस हमले में सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन जैसे देशों को करीब 21 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इन देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने कहकर निशाना बनाया। अमेरिका ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। मिडिल ईस्ट के देशों को इसकी भी शिकायत है कि अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में हटाकर इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। अरब देश चाहते हैं कि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन अमेरिका का फोकस सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर है। यानी ईरान वॉर को लेकर ट्रंप और उनके मिडिल ईस्ट के सहयोगियों में भी अनबन हो गई है। यह अमेरिका के लिए बड़ी कूटनीतिक समस्या है। अगर लड़ाई लंबी खिंची तो तय है कि ईरान अरब देशों पर और विध्वंसक हमले करेगा। इससे कूटनीतिक दरार और चौड़ी होगी। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि समझौता और मेल मिलाप अक्सर जीत का बेहतर रास्ता होता है। ईरान वॉर में फंस चुके ट्रंप को अब बाहर निकलने के लिए समझौता ही एकमात्र विकल्प दिख रहा है। इसलिए ट्रंप अब ईरान युद्ध को खत्म करने का मन बना चुके हैं। उन्हें इंतजार ईरान की तरफ से किसी सकारात्मक संकेत का है। ईरान ने अगर समझौते के लिए कोई सिग्नल दिया तो ट्रंप तत्काल वॉर खत्म करने का ऐलान कर देंगे। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट से भाग जाते हैं तो युद्ध की आग धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन ईरान को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सबसे खतरनाक हथियार यानी एटम बम का इस्तेमाल किया तो युद्ध की आग बेकाबू भी हो सकती है। आज आपको जानना चाहिए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका किसने जाहिर की है और इसकी तैयारी के क्या सबूत दिए गए। आज आपको यह भी समझना चाहिए ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो दुनिया कितनी बड़ी तबाही देखेगी, कहां तक देखेगी। आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका के परमाणु हमले का जवाब ईरान कैसे देगा। परमाणु हमले की स्थिति में ईरान के पलटवार का पहला टारगेट कौन होगा। मित्रों, एक तरफ ईरान पर परमाणु हमले की योजना सामने आई है, दूसरी तरफ ईरान युद्ध में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव की चर्चा भी शुरू हो गई है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए, लेकिन सबसे पहले देखिए ईरान पर परमाणु हमले की बात आई कहां से। मित्रों, अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने किया है। मोहम्मद सफा नाम के इस राजनयिक ने इसका विरोध करते हुए इस्तीफा भी दे दिया। मोहम्मद सफा का दावा है संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हमले के बाद की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। यानी UN में ईरान पर परमाणु हमले के बाद रेडिएशन, घायल लोगों और शरणार्थियों को संभालने की जिम्मेदारी की तैयारी हो रही है। पीड़ितों तक राहत, दवाइयां और भोजन कैसे पहुंचाया जाएगा, बचाव अभियान कैसे चलाया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। मोहम्मद सफा के मुताबिक UN के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ताकतवर लॉबी यानी अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहे हैं। इस राजनयिक ने यह सोशल मीडिया में अपने त्यागपत्र के साथ इन जानकारियों को दुनिया के सामने रखा। मोहम्मद सफा ने आरोप लगाया उनकी आवाज को संयुक्त राष्ट्र के अंदर दबाया गया। खुलासा करने पर उन्हें और परिवार को धमकियां दी गई। अपने इस्तीफे को इस राजनयिक ने मानवता के खिलाफ संभावित अपराध रोकने की कोशिश बताया है। मित्रों, मोहम्मद सफा 2016 से UN में पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, जो मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय है। इसीलिए इस खुलासे को दुनिया हल्के में लेने को तैयार नहीं है। आज आपको यह भी समझना चाहिए अमेरिका किन स्थितियों में ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है और इस हमले के संभावित टारगेट कौन कौन से हैं। मित्रों, कल हमने आपको ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अमेरिका को इस ऑपरेशन में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी जानकारी भी दी थी। मित्रों, यही नुकसान अमेरिका को ईरान पर परमाणु हमला करने के लिए उकसाएगा। अमेरिका के अंदर ईरान युद्ध का विरोध चल रहा है। इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन में अगर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, अमेरिका हारता दिखा, तो अमेरिका से भी ईरान में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की आवाज उठने लगेगी। यही स्थिति दुनिया में तीसरे न्यूक्लियर अटैक की वजह बनेगी। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए ईरान में अमेरिका के संभावित न्यूक्लियर लक्ष्य क्या हो सकते हैं और अमेरिका ये न्यूक्लियर अटैक कैसे करेगा।
अमेरिका के पास ईरान पर हमले के लिए न्यूक्लियर ट्राइड मौजूद है, यानी जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी वो ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। आसमान से सबसे कंट्रोल हमला किया जा सकता है। इसके लिए B-2 स्पिरिट या B-21 रेडर जैसे स्टेल्थ बॉम्ब रडार से बचते हुए दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इन विमानों के पायलट जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा ताकत वाला परमाणु हमला कर सकते हैं। इससे किसी शहर, सैन्य ठिकाने या बंकर को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका अरब सागर में मौजूद अपनी ओहियो क्लास सबमरीन से ट्राइडेंट D5 परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। अमेरिका के पास जमीन के अंदर साइलों में तैयार रहने वाली मिनटमैन 3 मिसाइल से परमाणु धमाका करने का भी विकल्प है। ये मिसाइल सिर्फ 25 मिनट में ईरान पहुंच सकती है। हालांकि अमेरिका अपनी ICBM का इस्तेमाल ईरान के लिए करेगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अमेरिका के इस हथियार को वर्ल्ड वॉर 3 का बटन कहा जाता है। ऐसे में इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है अमेरिका आसमान के रास्ते ईरान पर परमाणु बमबारी करे। मित्रों, आज आपको ईरान में अमेरिका के संभावित परमाणु लक्ष्यों के बारे में भी जानना चाहिए। ईरान का खार्क द्वीप अमेरिका का परमाणु टारगेट हो सकता है, क्योंकि जिस जगह से ईरान के 90% तेल का व्यापार होता है, उस खार्क के खत्म होने का मतलब ईरान की इकोनॉमी का पूरी तरह खत्म होना है। अमेरिका नतांज, इस्फहान या फोर्डो परमाणु केंद्रों पर भी न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। इसके अलावा राजधानी तेहरान, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां परमाणु धमाका करके भी अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान में कहीं भी धमाका हुआ तो ऐसी तबाही आएगी जिससे उबरना आसान नहीं होगा। आज आपको भी जानना चाहिए ईरान में परमाणु धमाके के बाद क्या स्थितियां बनेंगी। मित्रों, जिस शहर में ऐसा धमाका होगा वहां जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और नर्क जैसी स्थिति बन जाएगी। अगर अमेरिका ईरान पर 50 किलोटन का बम गिराता है तो यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3 गुना बड़ा होगा और तबाही उससे भी कहीं ज्यादा होगी। इस धमाके से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस का फायरबॉल यानी आग का गोला बनेगा, जो सूरज की सतह से 3 से 4 गुना अधिक गर्म होगा। सिर्फ 1 सेकंड में इस फायरबॉल का व्यास 1 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और धमाके वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर तक लोगों को सूरज से भी तेज रोशनी दिखाई देगी। ये एक ऐसी रोशनी होगी जिसे आंख खोलकर देखने वाले की आंखें जल जाएंगी। इस धमाके के साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में हर इंसान, जानवर, पेड़ सब कुछ फौरन भस्म हो जाएंगे। मित्रों, इस धमाके के 10 सेकंड बाद आग के गोले का व्यास लगभग 2 किलोमीटर हो जाएगा और शॉक वेव ध्वनि की गति से तेज बाहर की तरफ फैलेगा, जिसके बाद 3 किलोमीटर के दायरे में इमारतों और कंक्रीट के टुकड़े बुलेट की स्पीड से उड़ेंगे। धमाके वाले स्थान से 10 किलोमीटर के दायरे में शहर का हर खिड़की, दरवाजा, दीवार टूट जाएगी। मित्रों, एक शॉकवेव इतनी ताकतवर होगी कि फेफड़े बिना घाव के ही अंदर से फट जाएंगे और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्मी की एक लहर चलेगी। इससे 20 किलोमीटर के दायरे में पेड़, कपड़े सब अपने आप आग पकड़ लेंगे। मित्रों, कोम, तेहरान, इस्फहान, ईरान के किसी भी शहर में धमाका हो तो इस धमाके से एक साथ हजारों जगहों पर आग लग जाएगी। तेज रफ्तार से चलती गर्म हवा और ये आग मिलकर एक ऐसी आग की आंधी बनाएंगे जो सारी ऑक्सीजन सोख लेगी, यानी ये जो लोग बंकर में खुद को सुरक्षित समझ रहे होंगे वो भी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। हमने जो कुछ आपको बताया, ईश्वर करे ऐसा कुछ भी ना हो, हम यही कामना करते हैं, लेकिन हम वो तमाम आशंकाएं आपके सामने रख रहे हैं और वो तमाम परिस्थितियां आपके सामने बताते चल रहे हैं जो यूएन से एक राजनयिक ने संकेत दिए हैं उसके आधार पर बन रही है। और ये कोई हवा में कही बात नहीं है। उस राजनयिक ने बाकायदा ये बात कही है कि अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और यूएन को इस बात की जानकारी है और इसी बिना पर उसने इस्तीफा दिया। मित्रों, ये परमाणु धमाका किस शहर में होगा वहां नर्क जैसी स्थिति होगी। धमाके के बाद बने मशरूम क्लाउड की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर तक होगी, जो वायुमंडल तक पहुंच जाए। इसमें मौजूद रेडियो एक्टिव धूल, यूरेनियम के टुकड़े और प्लूटोनियम आगे चलकर न्यूक्लियर रेन की तरह आसमान से बरसेंगे, जो देखने में बर्फ की तरह लगेंगे, लेकिन इससे छूने से मौत हो जाएगी। मित्रों, परमाणु धमाका तेहरान जैसे शहर में हुआ तो फौरन 20 से 25 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, जबकि अगले कुछ महीने में इसके असर से मरने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है। एक हफ्ते में इसका असर पड़ोसी अरब देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक दिखेगा। पानी और खेत जहरीले हो जाएंगे। भारत के गुजरात और राजस्थान तक आने वाली हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ाएंगे। मतलब धमाका ईरान में होगा, लेकिन इसके असर से भारत भी नहीं बच पाएगा। मित्रों, खाड़ी देशों में समुद्री पानी तक दूषित हो जाएगा, यानी यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों में पीने का पानी जहर बन जाएगा
और ईरान में जहां धमाका होगा वहां कई महीनों तक चाहकर भी कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी। मित्रों, मानवता के लिए सिर्फ ईरान पर अमेरिका के परमाणु धमाके की योजना खतरा नहीं है, ईरान इसका जो जवाब देगा वो भी बहुत बड़ा खतरा होगा। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने मार्च 2026 में साफ साफ कहा है कि ईरान में फिलहाल कोई परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा, लेकिन उसके पास 400 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो 9 से 10 परमाणु बम के लिए काफी है। ईरान अगर बम बनाना चाहे तो 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम 1 से 2 हफ्ते में तैयार कर सकता है, और अकेले पूरा बम बनाने में ईरान को 3 से 8 महीने लग सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। ईरान के सांसदों ने संसद में एक बिल पेश किया है जिसमें एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में से पूरी तरीके से हटने का इसमें प्रस्ताव है। अगर ईरान एनपीटी से बाहर होता है तो ईरान के लिए परमाणु बम बनाने का कानूनी रास्ता खुल जाएगा। आईएईए के इंस्पेक्टर परमाणु केंद्रों के अंदर नहीं घुस पाएंगे, जासूसी बंद हो जाएगी और वो खुलकर 60% से 90% यूरेनियम बढ़ा सकता है। मित्रों, ईरान में अब बाहर से तैयार परमाणु बम या टेक्नोलॉजी मंगाने की बात भी शुरू हो गई है। ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ईरान की मदद कर सकते हैं। ईरान जिस आयतित बम की बात कर रहा है उसका इशारा उत्तर कोरिया की ओर ही है। मित्रों, अगर ईरान के पास परमाणु हमला करने की ताकत आई तो अमेरिकी परमाणु हमले के जवाब में ईरान फौरन इजराइल या दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाएगा, जिससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। अगर ईरान के पास परमाणु बम नहीं भी आता तो भी ईरान अपनी मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के पूरे तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगा सकता है। ये हमले मिडिल ईस्ट की तबाही की गारंटी बनेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने कुछ अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी की है और कल रात 8 बजे उनको निशाना बनाने का ऐलान किया। यानी ईरान चैलेंज कर रहा है, अमेरिका उसके हमले को रोक नहीं सकता। डीएनए मित्रों, हर युद्ध के कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन लगता है ट्रंप ने युद्ध के सारे नियम कायदे तोड़ दिए हैं। इस युद्ध में अब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर तकरीबन 900 हमले किए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब हमलों के जरिए ईरान को मिलने वाली मानवीय मदद को रोकने की कोशिश की गई है। भारत आने वाले ईरानी विमान पर हमला किया गया है। मित्रों, अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर बमबारी की। इस बमबारी में ईरान की महान एयरलाइंस का एक विमान पूरी तरह तबाह हो गया। यह वही विमान है जिसे कुछ दिन बाद भारत आना था। इस विमान के जरिए भारत से दवाओं और मेडिकल उपकरणों की दूसरी खेप ईरान जानी थी। इसी महीने भारत ने मेडिकल मदद की पहली खेप ईरान भेजी थी। इस हमले के बाद ईरान को मानवीय मदद के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। और अब तक इजराइल अमेरिका का गठबंधन परमाणु संयंत्रों, मिसाइल केंद्रों और ईरानी फौज के सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा था। मशहद एयरपोर्ट पर हमले कर मेडिकल मदद को रोकना ईरान विरोधी पक्ष की नई रणनीति का संकेत है। मित्रों, दवाएं लाने वाले विमान पर अमेरिका ने क्यों हमला किया, ये समझने के लिए आपको युद्ध की नीतियों से जुड़ी एक डॉक्ट्रिन को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मिलिट्री की भाषा में ऐसी रणनीति को रेड रेस कहा जाता है। इस नीति के तहत दुश्मन की फौज का मनोबल तोड़ा जाता है। जब कोई सैनिक युद्ध में घायल होकर अस्पताल तक पहुंचता है तो उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। अगर घायल हुए सैनिक को इलाज के लिए भी इंतजाम ना मिले तो ये ना सिर्फ सैनिक बल्कि फौज को भी प्रभावित करता है। ऐसे हालात से फौज के अंदर बौखलाहट और गुस्सा भर जाता है। यानी अगर दवाओं की सप्लाई रुक जाएगी तो ईरान के घायल फौजियों के अंदर भी झल्लाहट बढ़ेगी। मित्रों, यही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद है। ईरान की फौज के अंदर डर और बौखलाहट फैलाई जाए ताकि फौज या तो हथियार डाल दे या फिर इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़ी हो जाए। मित्रों, 13 मार्च को डीएनए के संस्करण में हमने आपको बताया था कि किस तरह इजराइल चुन चुनकर ईरान की बसिज मिलिशिया को निशाना बना रहा है। अब वही नीति ईरानी फौज के साथ भी अपनाई जा रही है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि ईरानी फौज का मनोबल तोड़ने की जो कोशिश अमेरिका ने की है उसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध में भी गिना जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए आपको जेनेवा संधि का अहम हिस्सा गौर से देखना और समझना चाहिए। युद्ध में मानवाधिकारों का पालन कराने के लिए वर्ष 1949 में जेनेवा संधि को तैयार किया गया था। जेनेवा संधि के अनुच्छेद 70 और 71 में साफ साफ लिखा है, युद्ध में किसी भी पक्ष को ऐसे वाहन या जहाज पर हमला करने का अधिकार नहीं है जो राशन या दवाओं जैसी जरूरी सामग्री ले जा रहा हो। मित्रों, अगर जेनेवा संधि के चश्मे से देखा जाए तो ईरान के विमान पर हमला करके ट्रंप युद्ध अपराधी बन गए।
लेकिन एक सच ये भी है कि अमेरिका के लिए नियम कायदे सेलेक्टिव होते हैं। अगर समीकरण अमेरिका के पक्ष में हो तो नियम का पालन होता है, और अगर समीकरण प्रतिकूल हो तो अमेरिका किसी नियम कायदे को नहीं मानता है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकी फौज का इतिहास खुद कहता है। 2016 में अमेरिकी फौज ने सीरिया में मदद ले जाते एक काफिले पर हमला किया था। अमेरिका की दलील थी कि ये राहत सामग्री इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों तक पहुंचाई जा रही है। इससे पहले वर्ष 2015 में अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान के कुंतूज में एक फील्ड हॉस्पिटल यानी अस्थायी अस्पताल पर हमला किया था। अमेरिकी फौज की दलील थी कि अस्पताल में तालिबान के लड़ाकों का इलाज चल रहा था। इस हमले में 42 लोगों की मौत हो गई थी। मित्रों, मानवीय मदद ले जाने वाले विमान पर हमला करके ट्रंप ने अपनी बौखलाहट का भी सबूत दे दिया है। ईरान का युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, ट्रंप पर उतना ही दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से ट्रंप अब साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके इस मिलिट्री ऑपरेशन को कामयाब साबित करना चाहते हैं। युद्ध जैसी आपदा को भी ट्रंप अवसर में बदलकर अपना फायदा तलाश लेते हैं। डीएनए में हम आपको बता चुके हैं कैसे ट्रंप ने युद्ध के समय शेयर बाजार पर असर डालने वाले बयान दिए, किस तरह ट्रंप के सीक्रेट फैसलों के बारे में कुछ लोग दांव लगाकर करोड़ों रुपए का फायदा कमा चुके हैं। लेकिन युद्ध से मुनाफा कमाने में ट्रंप सिर्फ अकेले नहीं है। लड़ाई को कमाई में बदलने वाले क्रोनोलॉजी सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की ही नहीं, उनके मंत्री भी इसमें माहिर हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने युद्ध में मुनाफाखोरी को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हेग्सेथ ने ईरान के खिलाफ हमले से कुछ दिन पहले अमेरिका की बड़ी हथियार कंपनियों में भारी भरकम निवेश की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली में काम करने वाले हेग्सेथ के सलाहकार ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक से संपर्क किया। हेग्सेथ का सलाहकार एक ऐसे फंड में निवेश करना चाहता था जिसका पैसा डिफेंस कंपनियों में लगाया जाता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट पर बातचीत नहीं बन पाई, क्योंकि जिस फंड में हेग्सेथ के सलाहकार इन्वेस्ट करना चाहते थे वो मॉर्गन स्टैनली के क्लाइंट खरीद ही नहीं सकते थे। यानी तकनीकी दिक्कतों की वजह से हेग्सेथ उस फंड में निवेश नहीं कर पाए। आप इसे आसान भाषा में इस तरह समझिए, मॉर्गन स्टैनली को हेग्सेथ ने अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे रखा है। स्टैनली ने हेग्सेथ की तरफ से ब्लैक रॉक के एक ऐसे फंड में निवेश करने की कोशिश की जो डिफेंस की कंपनियों में पैसा लगाता है। हेग्सेथ की तरफ से स्टैनली कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि करोड़ों डॉलर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। उस फंड में जिसका पैसा डिफेंस कंपनियों में लगता, वो डिफेंस कंपनियां जिनके शेयर कुछ दिनों बाद तेजी से भागते, और पैसा लगाने की कोशिश कब की जाती? ईरान युद्ध से ठीक पहले। वो युद्ध जिसके शुरू होने के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी कम ही लोगों को थी। जिन लोगों को यह जानकारी थी उनमें पीट हेग्सेथ भी थे, क्योंकि वो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। वो उन लोगों में शामिल है जिन्हें भरोसे में रखकर ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना बनाई थी। यानी उन्हें पूरी तरह पता था कि ईरान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिका के पास हथियारों का भंडार कितने दिनों का है, कितने हथियारों की जरूरत होगी और किन कंपनियों को हथियारों का ऑर्डर दिया जाएगा। उन्हें यह भी पता था कि डिफेंस कंपनियों के शेयर इस ऑर्डर की वजह से भागने वाले हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि हेग्सेथ ही वो शख्स है जो युद्ध शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जल्दबाजी में थे। युद्ध शुरू करने की कितनी जल्दी हेग्सेथ को थी? अब हेग्सेथ को लेकर इस खुलासे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रंप और उनके मंत्रियों का मकसद जंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाना तो नहीं है? सोचिए, फरवरी में ही युद्ध शुरू हुआ और फरवरी में ही हेग्सेथ के ब्रोकर को यह ख्याल आया कि क्यों ना डिफेंस कंपनियों में पैसा लगाया जाए। ये क्या कोई महज संयोग हो सकता है कि हेग्सेथ उस वक्त डिफेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करने का इरादा बना रहे थे जब युद्ध शुरू होने वाला था, जब डिफेंस कंपनियों के शेयर तेजी से भागने वाले थे? यही वजह है कि ट्रंप के रक्षा मंत्री को लेकर इस खुलासे पर अमेरिका में सवाल उठाए जा रहे हैं। हेग्सेथ की तरफ से पेंटागन के प्रवक्ता ने आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश की गई वो हेग्सेथ को कटघरे में खड़ा करती है। जिन लोगों के पास युद्ध और हथियार को लेकर पूरी जानकारी है वो उस वक्त अपना पैसा बाजार में क्यों लगा रहे हैं जब युद्ध चल रहा है? इससे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जो अमेरिका में गंभीर व्हाइट कॉलर क्राइम है। लेकिन जब अपराध करने वाला राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री हो तो जांच करने की जगह इसी तरह आरोपों को खारिज कर दिया जाता है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सहयोगी वॉर में मुनाफा तो कमा रहे हैं, लेकिन मित्रता गंवा रहे हैं। जिन देशों को अमेरिका का पक्का सहयोगी माना जाता था वो ना तो ईरान पर हमले के लिए सेना भेज रहे हैं और ना ही अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने दे रहे हैं। इस लिस्ट में यूरोप के सबसे प्रभावशाली देश फ्रांस और इटली भी शामिल हो गए।
एक दिन पहले स्पेन ने अमेरिकी विमानों को अपना एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया था और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के अमेरिकी बेसों से फाइटर जेट्स और बॉम्बर मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं। एक ऐसे ही अमेरिकी विमान को इटली ने सिसिली एयरबेस में उतरने ही नहीं दिया। यानी ट्रंप जिस मेलोनी की तारीफ करते रहते थे, उन्होंने ट्रंप के विमान को अपनी जमीन पर उतरने भी नहीं दिया। मित्रों, इटली का सिसिली एयरबेस यूरोप का महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरबेस है, जहां अमेरिकी विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने से मिडिल ईस्ट के ऑपरेशनों पर सीधा असर पड़ेगा। आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। सिसिली भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। यहां से ईरान या खाड़ी देशों तक उड़ान सबसे छोटी और तेज है। इसके मुकाबले ब्रिटेन या अमेरिका से मिडिल ईस्ट जाने में 2 से 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। इससे पहले अमेरिका के B-52 और B-2 बॉम्बर्स यहां लैंड करके ईंधन भरवाते थे, फिर मिडिल ईस्ट जाते थे, लेकिन इटली ने अब इस पर रोक लगा दी है। यह पहली बार है जब जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोई फैसला लिया है, और यह फैसला लेने से पहले इटली की सेना से भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जबकि इटली भी नेटो गठबंधन में शामिल है। आज आपको इस फैसले की वजह भी जाननी चाहिए। आधिकारिक तौर पर इटली ने अमेरिकी विमानों को एयरबेस पर न उतरने देने का बयान दिया है, लेकिन इटली की मीडिया ने इस फैसले को हाल ही में कराए गए जनमत संग्रह से जोड़ा है। इटली के जनमत संग्रह में मेलोनी की पार्टी को जबरदस्त हार मिली थी। इटली में हुए सर्वे के मुताबिक ईरान वॉर के कारण लोग ट्रंप से नाराज हैं, इसलिए यूरोप में उनकी पक्की दोस्त माने जाने वाली मेलोनी से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इटली के लोगों को ईरान जंग से आर्थिक परेशानी बढ़ने का डर सता रहा है। इटली में अगले साल आम चुनाव है, जिसमें मेलोनी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मैदान में उतरेंगे, और ट्रंप से दोस्ती निभाकर जॉर्जिया मेलोनी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट जा रहे अमेरिकी प्लेनों को एयर स्पेस नहीं दिया और खुद को ईरान वॉर से दूर करने की कोशिश की है। मित्रों, मेलोनी ने अमेरिकी प्लेन को इटली का एयरबेस नहीं दिया, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तो एक कदम और आगे निकल गए। फ्रांस ने इजराइल जा रहे अमेरिकी सैन्य विमान को अपना एयर स्पेस ही इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए। ट्रंप ने कहा, फ्रांस ने उन विमानों को जो इजराइल जा रहे थे और जिनमें सैन्य सामान भरा हुआ था, अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी। फ्रांस ने ईरान के कसाई के मामले में बहुत ही असहयोगी रवैया दिखाया है, जिसे सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे याद रखेगा। मित्रों, इससे पहले ट्रंप नेटो गठबंधन में शामिल सभी देशों को धमकी दे चुके हैं। ईरान युद्ध में मदद नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय देश ट्रंप का सहयोग करने को तैयार नहीं है। स्पेन, इटली और फ्रांस के अलावा जर्मनी भी साफ कह चुका है, ईरान का युद्ध यूरोप का युद्ध नहीं है। डीएनए मित्रों, एक फिल्म का डायलॉग है, अगर पाकिस्तान नींद में भी हिंदुस्तान के बारे में सोचे तो उसके ख्वाब में भी हिंदुस्तान ही आना चाहिए। ये सुपरहिट फिल्म धुरंधर का डायलॉग है। आज धुरंधर का जिक्र क्यों सामने आया, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान में एक मौत और इस मौत के साथ धुरंधर से जुड़ा जिक्र देखना और समझना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की मौत हो गई। ताहिर अनवर की मौत की वजह अब तक सामने नहीं आई है। सबसे ज्यादा चौंकाता है ताहिर को दफनाने का तरीका। मौत के बाद ताहिर अनवर को दुनिया की नजरों से छुपाकर अंधेरे में रात के 11:30 बजे दफना दिया गया। इस वजह से सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की बाढ़ आ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि मसूद अजहर के भाई को धुरंधर यानी अज्ञात बंदूकधारी ने मारा है। मित्रों, पिछले 11 महीनों के अंदर मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल जब पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब बहावलपुर में मसूद के हेडक्वार्टर यानी उसके आतंकी मदरसे को भी निशाना बनाया गया था। इस कार्रवाई में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इस हमले में मसूद का बड़ा भाई तारिक अनवर और उसका बेटा हम्माद भी घायल हो गया था। अब तारिक की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन उसके साथ मौत की वजह सामने नहीं आई है। इसी वजह से यह शक जाहिर किया जा रहा है कि तारिक अनवर अपनी मौत नहीं मरा, किसी ने उसे मार दिया। अगर आप 2020 से 2025 यानी 5 सालों के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने 52 आतंकवादियों को मार दिया है। इसी वजह से तारिक अनवर की मौत से भी धुरंधर यानी अज्ञात बंदूकधारी को जोड़ा जा रहा है। तारिक अनवर का मारा जाना मसूद और जैश के लिए कितना बड़ा झटका है, ये समझने के लिए आपको जैश ए मोहम्मद में तारिक अनवर का रोल बेहद ध्यान से समझना चाहिए। मित्रों, जैश ए मोहम्मद के अंदर तारिक अनवर को मसूद अजहर का राइट हैंड यानी बेहद करीबी कहा जाता था। बहावलपुर में जैश के अड्डे की कमांड भी तारिक अनवर के हाथों में ही थी। शुरुआती दौर में तारिक अनवर आतंकवादियों की भर्ती करता था,
लेकिन आगे जाकर मसूद अजहर ने उसे आतंकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ने अपना महिला विंग यानी जैश उल मोमिनात बनाया था। इस आतंकी गुट की कमान भी तारिक अनवर के हाथों में ही थी। पठानकोट से लेकर उरी और पुलवामा में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग जुटाने का काम भी तारिक अनवर ने ही किया था। मित्रों, तारिक अनवर की टेरर प्रोफाइल बताती है कि जैश में उसका ओहदा बड़ा था। तारिक की मौत यकीनन जैश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मसूद का बड़ा भाई मर चुका है, उसके छोटे भाई रऊफ अजहर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यानी आतंकवाद की भट्टी में मसूद का परिवार अब झुलसता जा रहा है। तारिक अनवर की मौत के साथ ही आज आतंक के धंधे में पाकिस्तान को एक और नुकसान हुआ। मुनीर की फजीहत से जुड़ा ये खुलासा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक नजर उस हलचल पर डालनी चाहिए जो धुरंधर फिल्म को देखकर पाकिस्तान में चल रही है। धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान के मन मस्तिष्क पर ऐसा असर किया कि लोग खुद को पाक साफ साबित करने पर उतर आए हैं। धुरंधर फिल्म में राकेश बेदी के लुक्स को लोगों ने पाकिस्तानी नेता नबीर गबोल से जोड़ दिया। फिल्म के क्लाइमेक्स में राकेश बेदी का रोल देखने के बाद नबीर गबोल पर गद्दार होने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक धुरंधर नहीं देखी है उनकी वजह से हम क्लाइमेक्स की डिटेल नहीं बता रहे हैं, ताकि जब ये लोग थिएटर पहुंचे तो फिल्म के सस्पेंस का मजा ले सके। अब बात करते हैं नबीर गबोल की। सोशल मीडिया पर अटकलें लगने से नबीर गबोल परेशान हो चुके हैं। अब गबोल ने धुरंधर के जवाब में एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है। इस फिल्म को नाम दिया गया है लियारी का गब्बर। नबीर गबोल का दावा है कि वो इस फिल्म के जरिए अपना सच और वफादारी साबित करके दिखाएंगे। मित्रों, अज्ञात बंदूकधारी यानी धुरंधर के साथ साथ मुनीर के लिए दूसरा सिरदर्द अमेरिका बना हुआ है। मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल में तो जगह बना ली, लेकिन अमेरिकी खुफिया तंत्र बार बार पाकिस्तान को एक्सपोज करता जा रहा है। इस पैटर्न को समझने के लिए आपको अमेरिका से आई लेटेस्ट रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने पाकिस्तान पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे में एक दावा किया गया है कि पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी गुट मौजूद हैं। ये वही आतंकी गुट हैं जिन्हें खत्म करने का दावा पाकिस्तान ने साल 2014 में किया था और ये वादा किया था। 12 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत लश्कर ए तैयबा का भी नाम है। हैरान करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में हक्कानी नेटवर्क को भी पाकिस्तानी सेना से जोड़ा गया है। मित्रों, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को खतरा बताया था। अब अमेरिकी रिपोर्ट भी पाकिस्तान की इसी काली सच्चाई को दोहरा रही है। धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान को सिनेमा के पर्दे पर एक्सपोज किया था। अब दुनिया के मंच पर अमेरिका एजेंसी और किरदार पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश कर रहे हैं। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि जो व्यक्ति खतरे को पहले से पहचान लेता है वही सुरक्षित रहता है, लेकिन आतंकवादियों का सरगना अपना खतरा नहीं पहचान पाया। आईएसआई और बंदूकधारियों की सुरक्षा भी काम नहीं आई और अज्ञात हमलावर ने आतंकी मसूद के भाई को मार गिराया। ऐसे ही अज्ञात खतरों से सावधान रहने के लिए लोग सीसीटीवी भी लगाते हैं। सड़क पर, सार्वजनिक जगहों पर, दफ्तर में, यहां तक कि घर में भी अब लोग सीसीटीवी लगवाने लगे हैं। पिछले 10 साल में सीसीटीवी का बाजार 22% तक बढ़ गया है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है और आपके लिए जानना जरूरी है कि कल से देश में चीन के सीसीटीवी नहीं बिकेंगे। सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी पर सेंसर लगा दिया है, क्योंकि जो सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं वो जासूस भी हो सकते हैं। इसीलिए सरकार ने ऐसे चाइनीज सीसीटीवी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है जो संदेह के घेरे में है। इस फैसले से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। भारत के सीसीटीवी स्ट्राइक पर चीन की इसी बौखलाहट का अब हम विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान वही है जो आने वाले संकट को पहले ही भांप ले। ऐसे ही खतरे को भांपकर सरकार ने चाइनीज वीडियो सर्वेलांस कंपनियों की ओर से भारत में इंटरनेट से जुड़े कैमरे और दूसरे वीडियो सर्वेलांस उपकरण बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि हमने आपसे कहा, कल से भारत में चाइनीज सीसीटीवी नहीं बिकेंगे। भारत ने यह फैसला डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में लेकर के लिया है। इस फैसले से भारत में हिकविजन, दहुआ और टीपी लिंक जैसे चाइनीज ब्रांड के सीसीटीवी नहीं बिक पाएंगे। अब केवल वही सीसीटीवी कैमरे बिक सकेंगे जिन्हें भारत सरकार की स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब से सुरक्षा प्रमाण पत्र मिला हो। सरकार ने उन कैमरों को भी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है जिनमें चीनी मूल के चिप सेट का इस्तेमाल किया गया है। कैमरों की कड़ी जांच की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई बैकडोर एंट्री या हिडन रिमोट एक्सेस तो नहीं है जिससे कोई बाहर से कैमरा हैक कर सके।
सरकार का मानना है कि इंटरनेट से जुड़े ये चीनी कैमरे डेटा चोरी कर सकते हैं या संवेदनशील स्थानों की लाइव फीड विदेशी सर्वरों पर भेज सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह प्रतिबंध नई बिक्री पर है। मित्रों, सरकार ने यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया। मेड इन चाइना सीसीटीवी दुनिया भर में संदिग्ध है। अमेरिका ने 2022 में सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए हिकविजन, दहुआ के नए उपकरणों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। यूक्रेन ने इन कंपनियों को युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक की सूची में डाला था, क्योंकि इनके कैमरों का उपयोग रूस ने युद्ध के दौरान जासूसी के लिए किया था। ब्रिटेन ने भी संवेदनशील सरकारी साइट्स पर चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सरकारी कार्यालयों और रक्षा ठिकानों से 900 से अधिक चीनी निर्मित कैमरे हटाए, क्योंकि उन्हें विदेशी हस्तक्षेप और जासूसी का बड़ा खतरा माना गया। मित्रों, ये बात सच है कि सीसीटीवी सुरक्षा से ज्यादा जासूसी कर रहा है। आज की तारीख में दुश्मन देश के लिए बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। हमने डीएनए में ही आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या इजराइल ने सीसीटीवी हैकिंग के जरिए की थी। इजराइल ने ईरान के ट्रैफिक पर लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था और उसके जरिए खलीफा के उस अड्डे तक पहुंच गया था जो एक तरीके से गुप्त था। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के बड़े नेताओं को मारने में भी इजराइल ने सीसीटीवी की ही मदद ली थी। मित्रों, जिन सीसीटीवी से खामनेई की जासूसी की गई वो भी चाइनीज ही थे। जिन चाइनीज सीसीटीवी को प्रतिबंधित किया गया है वो कितना खतरनाक है, अब इन्हें समझिए। साइबर एक्सपर्ट्स का दावा है कि हिकविजन सीसीटीवी कैमरा 98% असुरक्षित है। हिकविजन सीसीटीवी कैमरे का डिफॉल्ट पासवर्ड आसानी से हैक किया जा सकता है। तीसरी बड़ी बात यह कि चीनी कैमरों के सॉफ्टवेयर में बैकडोर होता है, जिससे डेटा सीधे विदेशी सर्वर पर भेजा जा सकता है। अगर कैमरा चीनी क्लाउड सर्विस का उपयोग करता है तो आपकी लाइव फीड और रिकॉर्डिंग चीन स्थित डेटा सेंटर्स में स्टोर हो रही है। कई चाइनीज चिपसेट में ऐसी कमियां पाई गई हैं जिनसे हैकर्स आसानी से आपके नेटवर्क में घुसकर जानकारी पाकिस्तान या चीन के सर्वर पर भेज सकते हैं। सोचिए, जो सीसीटीवी सस्ता मिलने के कारण लोग अपने घरों में, दफ्तरों में या किसी सार्वजनिक जगहों पर लगाते हैं, वो कितना खतरनाक है। मतलब आप अगर चाइनीज सीसीटीवी का उपयोग कर रहे हैं तो संभव है कि आपकी निजी जानकारी बीजिंग में बैठे जासूसों तक पहुंच रही हो। यही कारण है कि सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपके घर में पहले से चीनी कैमरा लगा है तो वो बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें डेटा लीक का खतरा बना रहेगा। भारत सरकार के इस फैसले पर चीन ऐसे बिलबिला उठा जैसे बिच्छू की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया। चीन की सरकारी मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से इसे साइबर सुरक्षा की आड़ में उठाया गया भेदभावपूर्ण व्यापार संरक्षण उपाय करार दिया। उनका यह भी आरोप है कि भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के विपरीत है। चीनी विशेषज्ञों ने यहां तक दावा किया कि इस फैसले से भारत के बाजार को नुकसान पहुंच सकता है। मित्रों, चीन का यह दावा बिल्कुल ही गलत है। भारत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा। विश्व व्यापार संगठन का ही नियम है कि कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी प्रोडक्ट पर बैन लगा सकता है। इसमें किसी ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। भारत ने यही किया है। इतनी जानकारी चीन के सरकारी विशेषज्ञों को भी होगी, फिर भी आपत्ति जता रहे हैं, तो इसका कारण भारतीय बाजार है। भारत का सीसीटीवी बाजार 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यह अलग बात है कि भारतीय बाजार में चाइनीज सीसीटीवी का कारोबार करीब 30% के आसपास है। लेकिन मित्रों, ये जान लीजिए, सरकार का यह फैसला कोई कारोबारी फैसला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम कदम है। इसीलिए अगर आपके घर में पहले से कोई चाइनीज सीसीटीवी है तो उसे हटा लीजिए या फिर पासवर्ड बदल लीजिए। क्लाउड बैकअप को बंद कर लीजिए। यानी मित्रों, इतिहास में जब कभी विश्वासघात का उदाहरण दिया जाता है तो मीर जाफर और जयचंद जैसों का नाम लिया जाता है। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साजिश रचकर नवाब को धोखा दिया और खुद बंगाल का नवाब बन बैठा। लेकिन अब उसी मीर जाफर के वंशजों को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी नागरिकता के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों का नाम कटा, उनमें मीर जाफर के वंशज भी शामिल हैं। मीर जाफर के परिवार के लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रहते हैं। परिवार के मुखिया 82 साल के सैयद रजा अली मिर्जा हैं, जिन्हें इलाके में छोटे नवाब के नाम से जाना जाता है। वो मीर जाफर के 15वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। उनके बेटे सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा मुर्शिदाबाद नगर पालिका के 10 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। वो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के नेता भी हैं। इनका कहना है कि 2025 तक उनका नाम बूथ नंबर 121 की मतदाता सूची में था। परिवार का यह भी दावा है कि 2002 की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम था,
लेकिन इस बार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पिता पुत्र का नाम हटा दिया गया। वोटर लिस्ट निकला तो मेरा नाम वहाँ नहीं, मेरा नहीं है, मेरे बेटे का नहीं है, मेरे बोमा का नहीं है। तो हम लोगों ने क्या अपराध किया भाई? अब आपका पेंडिंग मिस्टेक है, आपने वोट में मेरा नाम नहीं चढ़ाया, ये तो आपका फॉल्ट है, मेरा तो फॉल्ट नहीं है। हैं मेरा 82 साल तो मैं वोट देना है, कभी ये सब नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? मेरे भी दिल का ख्वाहिश है कि मैं भी मरने के बाद यहाँ मिट्टी में, जब मेरे वोट का अधिकार नहीं रहेगा, जब मैं इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे, तो मिट्टी लेके हम क्या करेंगे? आरोपों के मुताबिक न सिर्फ छोटे नवाब और उनके बेटे बल्कि आसपास रहने वाले उनके खानदान के सैकड़ों लोगों का नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाया गया। छोटे नवाब का नाम हटने का कारण उनके नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी को बताया गया। परिवार का दावा है कि गड़बड़ी को बाद में सुधारा गया था, लेकिन इसके बावजूद नाम काट दिया गया। सोचिए, एक जमाना था जब उनके पूर्वज एक बड़े हिस्से पर राज करते थे। पश्चिम बंगाल के अलावा मौजूदा समय के बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा पर भी उनका शासन था, लेकिन आज उनके वंशजों का नाम वोटर लिस्ट से मिट गया है। हमारे ही फैमिली मेंबर्स, हमारे ही बाप दादाओं ने ये मुर्शिदाबाद और ये बंगाल बनाया है। हमें इस तरह से ट्रीट ना करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी बात को संज्ञान में ले और ट्रिब्यूनल में कुछ ऐसा इंतजाम करे कि 23 के पहले हमारा नाम दोबारा वोटर लिस्ट में आ जाए। नवाब परिवार के सदस्य अब वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाने के खिलाफ ट्रिब्यूनल का रुख करने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि जब तक इस पर फैसला आएगा तब तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव कहीं खत्म ना हो जाए। डीएनए मित्रों, मीर जाफर के वंशजों का दावा है कि उनके परिवार में मौजूदा समय में करीब 3000 सदस्य हैं, जिनमें से कुछ लोग मुर्शिदाबाद में रहते हैं, वहीं कई सदस्य इंग्लैंड, अमेरिका और दूसरे देशों में बस गए हैं। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा भी उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। उनका जन्म उसी किला निजामत में हुआ था जहां आज छोटे नवाब रहते हैं। मित्रों, अब हम मुंबई से आई एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो सुनने में तो अजीब और फिल्मी लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच बहुत डरावना और कड़वा है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश में दुख बांटने के लिए कंधा देना सामाजिक कर्तव्य माना जाता था, वहां अब आंसुओं का रेट कार्ड चलेगा? मित्रों, मुंबई के जुहू बीच पर बैठे पृथ्वीराज वोहरा ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिसे इमोशनल आउटसोर्सिंग कहा जा सकता है। वो लोगों की निजी जिंदगी की उथल पुथल, टूटे हुए दिल की दास्तां और नौकरी का तनाव सुनते हैं और इसके बदले फीस चार्ज करते हैं। यानी वोहरा लोगों का दुख सुनने के लिए फीस लेते हैं। उन्होंने बाकायदा एक रेट कार्ड भी बना रखा है। छोटा दुख सुनने की फीस 250 रुपए, जबकि बड़ा दुख सुनने और उस पर सलाह देने के लिए वो 500 रुपए लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके दुख को गहराई से महसूस करें और आपके साथ रोए भी, तो इसके लिए आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे। मैं एक कलाकार हूँ और मैं कोई भी घटना अगर घटित होती है, चाहे वो मेरे साथ में घटित होती है, चाहे एक आम आदमी के साथ में घटित होती है, तो वो मैं रो सकता हूँ, उसके बाय हार्ट रो सकता हूँ सर जी। कैसे ये लाते हैं? क्योंकि मैं सबसे पहले उसकी बात सुनता हूँ, उसकी कहानी सुनता हूँ और उसके साथ में जो घटना घटी, चाहे फैमिली से रिलेटेड घटना घटी है, चाहे रिलेशन से घटी है, चाहे आदमी मर भी जाता है, मैंने अपने आप पर ले लेता हूँ। वैसे हम आपको बता दें कि जब खबर में ये शूट कर रहे थे तो उससे थोड़ी बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई और ये जो शख्स थे इनको ले गई थी और फिर इनकी दुकान का शटर डाउन हो गया, जिसके बाद जी न्यूज़ ने इनका दुख बांटा।